तो एक तरफ देश की लड़ाई कोरोना वायरस से है, वहीं दूसरी तरफ आतंक के वायरस से भी जारी है। लेकिन सेना के जवानों ने नापाक आतंकी मंसूबों को किस तरीके से नाकाम किया है, ये आपको दिखाएंगे। सुरक्षा बलों ने बीते 24 घंटे में 9 आतंकवादियों को मार गिराया। संदेश साफ है, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। जून का पहला हफ्ता बीतते बीते सेना के जवानों ने 1 दर्जन से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया है। सुरक्षा बलों ने एक के बाद एक आतंकियों को निपटाने का काम शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में 9 आतंकियों का सफाया कर दिया, जबकि बीते 8 दिन में 18 आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया। आज शोपियां में जवानों ने 4 आतंकी को मार गिराया। वहीं कल भी इसी इलाके में 5 आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया था। 4 जून को राजौरी में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। 3 जून को पुलवामा में जैश के आईईडी एक्सपर्ट समेत 3 आतंकी मार गिराए गए। वहीं त्राल में 2 जून को 2 आतंकी ढेर किए गए, जबकि 1 जून को नौशेरा में 3 आतंकियों का खात्मा हुआ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पिंजोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 4 आतंकियों को मार गिराया। दहशतगर्दों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया था। इससे पहले रविवार को शोपियां के ही रेबन गांव में जवानों ने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। कल शाम को और एक खबर मिली थी सुरक्षा बलों को कि शोपियां जिले के पिंजूरा इलाके में कुछ और मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, जिनमें एक कमांडर भी है। तो रात भर वहां पर तलाशी अभियान चल रहा था। आज सुबह जो ही पहली रोशनी आई तो वहां पर गोलीबारी शुरू हुई, जिसमें ये 4 मिलिटेंट मारे गए हैं। एनकाउंटर में पुलवामा और कुलगाम का हिजबुल कमांडर फारूक अहमद भट्ट उर्फ नाली भी मारा गया। वो A++ आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल था। 4 जून को राजौरी के मेहारी कालाकोट इलाके में सुरक्षा बलों को इनपुट मिली थी कि कुछ आतंकी इलाके में घुस आए हैं। उसके बाद जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। दोनों तरफ से काफी देर तक गोलीबारी होती रही, जिसके बाद जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया। आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। तीन जून को पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में अब्दुल रहमान इलियास और फौजी बाबा भी शामिल हैं। सेना के मुताबिक इसका खात्मा बहुत बड़ी कामयाबी है। दरअसल सेना ने ठान ली है कि आतंकियों की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे और इसीलिए हर दिन चुन चुनकर आतंकियों को उनके ठिकाने तक पहुंचाया जा रहा है। शुजाउल हक और सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। तो आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के बारे में जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पिछले 2 हफ्ते के अंदर 9 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें 22 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें 6 टॉप कमांडर हैं और ये 6 के 6 उस तरह के हैं जिनका जिक्र मैं कर चुका हूं, जिनकी गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिन्होंने अवाम को, बेगुनाह लोगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है। बहुत सारे लोगों को ये इल्ज़ाम देते हुए कि सिक्योरिटी फोर्सेस के सोर्स हैं, उनको मारा गया। पिछले साल एक एसपीओ लड़की खुशबू को मारा गया, उसका गुनाह भी इन्हीं के सर पे चढ़ता है। ये 22 आतंकियों का ख़त्म होना, जिसमें ज़्यादातर 18 लोग जो हैं वो साउथ कश्मीर के 3 जिलों से हैं, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और अवंतीपुरा का एक केस। ये समझ लीजिए कि 18 टेररिस्ट का उस एरिया से निकल जाना, ख़त्म हो जाना लोगों के लिए बहुत बड़ी एक राहत की बात। कोरोना काल में भी बिहार में चुनाव बिगुल बज चुका है। वर्चुअल रैली के जरिए यहां पर अनोखी पहल अमित शाह की ओर से की गई। कोरोना संकट के बीच बिहार की सियासत गरमाने लगी है। चुनावी साल है, लिहाजा अपने अपने हिसाब से पार्टियों ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। आरजेडी के इस थाली पीट विरोध की पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से वर्चुअल रैली की।
मैं ये सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है, भारतीय जनता पार्टी है जो जनतंत्र में विश्वास रखती है, जनसंवाद में विश्वास रखती है, जनसंपर्क में विश्वास रखती है। अब जब कोरोना की महामारी के सामने हम सब लड़ रहे हैं, कैसे संपर्क हो सकता है? तो क्या सब अपने घर पे बैठे रहे? हम जनसंपर्क का हमारा संस्कार गंवा दे? विपक्ष ने भी अमित शाह की रैली के विरोध की तैयारी कर रखी थी। गृहमंत्री के संबोधन से चंद घंटे पहले आरजेडी के दिग्गजों ने थाली और कटोरी पीटकर सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ अपनी धमक दर्ज करा दी। मैं जब आपके सामने ये वर्चुअल रैली के माध्यम से आपके सामने बात कर रहा हूं, कुछ लोगों ने अभी थाली बजाकर ये रैली का स्वागत किया है। मुझे अच्छा लगा कि देर सवेर मोदी जी की अपील को उन्होंने माना और कोरोना के खिलाफ थाली बजाकर जंग के अंदर वो जुड़ गए। उस चिट्ठी के डीएनए में खोट है। पूरी तरीके से जो है नीतीश कुमार जी, अमित शाह जी, अगर आप मजदूरों का, गरीबों का सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान मत कीजिए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिकार किया है और हम लोग लगातार गरीब के साथ, मजदूर के साथ, श्रमिकों के साथ, जो बेरोजगार हैं, किसान हैं, उनके साथ खड़े हैं। दिलचस्प ये कि अमित शाह की बिहार जनसंवाद वर्चुअल रैली में जेडीयू ने हिस्सा नहीं लिया। बिहार में चुनावी सियासत ऐसी सुलगी है कि आरजेडी ने विरोध से पहले पोस्टर चिपकाकर पलटवार किया। पोस्टर में लालू यादव जेल के भीतर थाली पीटते दिखाई दे रहे हैं। उधर आरजेडी ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधने के लिए पोस्टर का सहारा लिया। मजदूरों को लेकर नीतीश से सवाल पूछने वाले पोस्टर तेजस्वी ने खुद से ही लगाए। आज नीतीश कुमार जी कहते तो हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते कितने टेस्ट हुए? बिहार सबसे फिसड्डी क्यों है टेस्टिंग के मामले में? अब तो सुनने में आ रहा है कि टेस्ट किट्स भी नहीं उपलब्ध हैं बिहार में। जो जब टेस्ट होगा ही नहीं तो रिजल्ट, नतीजे सामने आएंगे कैसे? और ये मेरा आंकड़ा नहीं कहता है, आप कहीं से भी पता कर लीजिए। इस बीच एनडीए में सीटों को लेकर दबाव की सियासत भी शुरू हो गई है। एलजेपी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया है। चिराग पासवान ने कहा है, बिहार चुनाव में एनडीए का चेहरा या नेतृत्व कौन करेगा, ये फैसला गठबंधन में सबसे बड़े दल बीजेपी को करना है। केंद्र और बिहार सरकार ने मिलकर गरीबों को 20,323 करोड़ की मदद की है। आज बिहार का एक भी गरीब नहीं होगा जिसके खाते में 4-4 हजार रुपया केंद्र और बिहार सरकार ने अभी देने का काम नहीं किया होगा। विपक्ष का वार है और सत्ता पक्ष का पलटवार है। जो दोनों में से कहीं नहीं है, उन्होंने भी पतवार खेना शुरू कर दिया है। पप्पू यादव कोरोना संकट में गरीबों को नोट बांटते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की कोई चिंता नहीं है, सियासत के आगे सब फेल है। आज तक ब्यूरो। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। 8 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में बाकी विधायकों को बचाने की जद्दोजहद जारी है, जिसके लिए एक बार फिर कांग्रेस ने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। विधायकों को राजस्थान के रिजॉर्ट में छिपाया जा रहा है। पार्टी को बचाने की रिसोर्ट पॉलिटिक्स अब राजस्थान के सिरोही के विंड पॉइंट्स रिसोर्ट पर आकर ठहर गई है। गुजरात कांग्रेस के विधायकों का रिसोर्ट आने का सिलसिला जारी है। अब तक 19 विधायक यहाँ आ चुके हैं, वहीं बाकी विधायकों को लाने की तैयारियां चल रही हैं। जंग राज्यसभा चुनाव की है, पार्टी लगातार टूट रही है। ऐसे में रिसोर्ट पॉलिटिक्स ही कांग्रेस को आखिरी विकल्प नजर आ रहा है। जब राज्यसभा का चुनाव आया तब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को धमका के या अन्य क्रिमिनल एक्ट के वजह से और छोटी मोटी बातों को पैसे और कुछ भी वादा करके कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा लेने के लिए मजबूर किया है। पूरी सरकार और प्रशासन कांग्रेस के विधायकों को खरीदने में, उनको तोड़ने में और उनको डराने धमकाने में लगा है। ऐसे में सभी विधायक साथ मिलकर कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट को विजय बनाने का प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आबू रोड शिफ्ट किए गए गुजरात कांग्रेस के विधायकों को सोमवार या मंगलवार को जयपुर शिफ्ट किया जा सकता है। लॉकडाउन से पहले भी गुजरात कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली रोड स्थित 2 रिजॉर्ट में ठहराया गया था। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए घेराबंदी की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस के अब तक 8 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं।
फिलहाल गुजरात विधानसभा में विधायकों की संख्या 172 है, जिसमें 4 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए हर एक उम्मीदवार को 35 वोट चाहिए। कांग्रेस को 2 सीट जीतने के लिए 70 विधायक चाहिए, जबकि अब कांग्रेस के पास 65 विधायक ही बचे हैं। कांग्रेस को अगर एनसीपी का 1 और बीटीपी के 2 वोट मिलते हैं, तब भी 2 वोटों की कमी है। कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 3 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में बीजेपी के पास 103 सीट हैं और ऐसे हालात में तीनों सीट निकालना बहुत आसान नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के लिए खतरा अभी भी टला नहीं है। विधायकों को एकजुट रखने और क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए गुजरात कांग्रेस ने अपने विधायकों को बचाने का काम शुरू कर दिया है। पार्टी को बचाने के लिए रिसोर्ट पॉलिटिक्स एक परंपरा बनती जा रही है और कांग्रेस ने एक बार फिर पार्टी को बचाने के लिए ये रास्ता अपनाया है। अहमदाबाद से गोपी घांगर, सिरोही से राहुल त्रिपाठी और जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में चीनी सेना को ऊंचाई वाली जगहों पर सैन्य अभ्यास करते दिखाया गया है। सीमा पर तनाव के बीच चीन ने आखिर सैन्य अभ्यास का पुराना वीडियो डाला क्यों है? क्या ये चाइना का एक माइंड गेम है? ये सवाल सबके मन में है। चालबाज चीन का नया पैंतरा। सैनिक अभ्यास का वीडियो जारी। बॉर्डर विवाद में चीन का माइंड गेम। मुंह में राम बगल में छुरी, चीन के लिए यह कहावत एकदम फिट बैठती है। लद्दाख में बॉर्डर विवाद सुलझाने के लिए सैन्य अफसरों के बीच बातचीत के दूसरे ही दिन चीन ने एक और पैंतरा चला। एक तरफ सुलह की बात करने वाले चीन ने भारत पर दबाव बनाने के लिए सैन्य अभ्यास का वीडियो जारी किया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने वीडियो अपलोड करते हुए लिखा कि चीन की सेना ने भारत से सरहद पर तनाव के बीच सैन्य अभ्यास किया और ये अभ्यास उत्तर पश्चिम चीन में ऊंचाई वाली जगह पर किया गया। इस वीडियो में पीएलए के हजारों सैनिक एयरफोर्स और एयरबोर्न ब्रिगेड के साथ सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि हुबई प्रांत से नॉर्थ वेस्टर्न इलाके तक चीनी सैनिकों को पहुंचने में बस चंद घंटे ही लगे। तो सवाल उठता है कि क्या चीन कोई माइंड गेम खेल रहा है? क्या चीन ये दिखाना चाहता है कि बॉर्डर पर वो अपनी मर्जी चलाएगा? वो लद्दाख में एलएसी के पास भारत को सड़क निर्माण से रोकेगा? ये सवाल इसलिए जरूरी हैं क्योंकि 6 जून को मोल्डो में मैराथन मीटिंग के एक दिन बाद ही चीन ने सैन्य अभ्यास का पुराना वीडियो क्यों जारी किया? हालांकि भारत चीन से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयार है और भारत की मजबूत रक्षा तैयारियों को देखकर चीन बौखलाया हुआ है। दिल्ली में मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। तो करीब 75 दिनों की तालाबंदी के बाद आज से धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर आज से धार्मिक स्थल खुल गए हैं या फिर खुलने की तैयारी में है। और तस्वीरें देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं सुबह से ही कैसे भक्तों की मौजूदगी दिखाई दी, मंदिरों की रौनक लौट आई है, पूजा पाठ शुरू हो गया है नए रंग रूप में और नियम कायदे भी इस बीच हैं। यानी अब जैसे आप पहले दर्शन करते थे बिल्कुल वैसी परिस्थितियां नहीं है, लेकिन मौजूदा दौर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए बहुत कुछ बदलाव किए गए हैं। भक्ति से भर देने वाले मंदिरों की घंटियां
फिर से बजने लगी हैं। आस्था की ताकत देने वाली आरती फिर से प्रज्वलित हो रही है। मंत्रोच्चारण हो रहा है, शंखनाद हो रहा है, श्लोकों का पाठ शुरू हो गया है। जी हां, कोरोना से जंग जारी रहेगी, लेकिन भक्ति की शक्ति के साथ। दो महीने की तालाबंदी के बाद आज से धर्म स्थल खुल गए हैं, लेकिन दर्शन का अंदाज बदल गया है। आरती हो रही है, लेकिन 2 गज की दूरी के साथ। मंदिरों में भगवान की मूर्ति से भी दूरी है और भक्त भी दूर दूर हैं। दर खुले, दरबार खुले और साथ ही खुले दर्शन। तो इसमें मंदिर खुल गए हैं। सेवा पूजा जो पहले तालों के अंदर होती थी, बंद दरवाजों में, अब वो भक्तों के सामने होती है। तो अब लोगों को यहाँ सामने प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकते हैं, जिन्होंने 2 महीने सिर्फ अपने हृदय में ही अपने प्रभु के दर्शन किए हैं। दिल में छुपा के रख ली है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। लेकिन अब लोग दिल के साथ साथ यहाँ दर पर भी आ सकते हैं, मत्था टेक सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। दिल्ली ही क्यों, देश के तमाम मंदिरों के प्रांगण में छाई वीरानगी आज से छंट गई। कहते हैं मूर्तियों को पूजो तो भगवान, वरना पत्थर। 75 दिनों के बाद फिर से आस्था जीवंत हुई है। पटना के महावीर मंदिर में भी रौनक लौट आई है। हम मौजूद हैं पटना के महावीर मंदिर में, प्रसिद्ध महावीर मंदिर, जहां भक्तों का एक जबरदस्त आस्था हुआ करता है और हजारों लोग प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते हैं। आज भी काफ़ी संख्या में लोग पहले दिन की अपेक्षा में आए हैं। हालांकि कोरोना का काल है और लोग जो हैं इसी साए में आकर दर्शन कर रहे हैं। मंदिर ने कोरोना काल में फिर से भक्ति की धारा फूटी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ धाम में पूजा अर्चना की, तो उधर लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भी पूजा पाठ शुरू हो गई। हम इस वक्त लखनऊ के मशहूर मनकामेश्वर मंदिर में हैं और मनकामेश्वर मंदिर शिव का मंदिर है और यहाँ पर आप वही तमाम नियम और जो कह सकते हैं गाइडलाइन देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं, पहले उन्हें उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है, उसके बाद जो सैनिटाइजर है उससे उनके हाथ धोए जा रहे हैं, हाथ पोंछे जाते हैं। इसके बाद फिर बाकायदा उनका मोबाइल नंबर नोट होता है और उसके बाद तब उन्हें इस मंदिर में एंट्री मिल रही है। और हम आपको दिखा दें कि सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर है और अब मंदिर के गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं है। कोरोना ने जिंदगी के साथ साथ भक्ति का भी रंग ढंग बदल दिया है। आस्था के साथ अनुशासन जरूरी है। मंदिरों ने अपने अपने तरह से नियम कायदे बनाए हैं। अगर आप मंदिर जाते हैं तो एक ख्याल रखें कि संकट के इस दौर में संयम पहली शर्त है। दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल, लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ सुजीत झा, पटना आज तक। और इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए सीधे आपको ले चलते हैं। कि खुदा के लिए अपने आप को बचाइए और बचाने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए, अपने हाथ को धोते रहिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है, जिनको बुखार है, खांसी है, उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो फौरन आप उनको अस्पताल से रुजू करिए गवर्नमेंट के, देर मत करिए। बहुत से ऐसे केसेस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि मैं कई लोगों को बोला कि फौरन अस्पताल से रुजू करो, तो उन हजरात ने यह कहा कि नहीं नहीं बुखार है, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। मगर हुआ ये कि उनकी इस गलती की वजह से, नादानी की वजह से, जो 1-2 दिन वो इंतजार किए, ये मर्ज वायरस बहुत बढ़ गया। उसके बाद जब अस्पताल को लेकर गए तो उनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, बाज बच गए, बाज की मौत हो गई। तो इसलिए ये कोई मायूब बात नहीं है, ये एक वायरस है
बदबख्ती की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि जिस किसी को ये वायरस हो रहा है, हम लोग ये समझ रहे हैं कि बड़ी खराब बात है, गंदी बात है, बीमार कोई भी हो सकता है। इसको इस तरह से देखने की स्टिग्मा इसको जो लगाया जा रहा है बिल्कुल गलत है। इसको आप अपने जहनों से निकालिए, कोई भी बीमार हो सकता है, बशमूल मेरे। तो इसमें कोई स्टिग्मा की जरूरत नहीं है, कोई बुरी मायूस बात उसको बताने की जरूरत नहीं है। यकीनन हम तमाम की कोशिश होनी चाहिए कि हम इस बीमारी से अपने आप को बचाएं। और दूसरी बात, जब आप तमाम चीजें तकरीबन खुल चुकी हैं, मेरी आवाम से ये अपील है कि मास्क लगाए बगैर बाहर मत निकलिए। मास्क लगाकर ही अपने घर से निकलिए, चाहे वो आप ज़ईफ हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, मास्क बगैर लगाए मत निकलिए। मेरी खास तौर से हमारे ऑटो ड्राइवर हजरात से भी ये गुजारिश है कि वो भी मास्क लगाइए। यकीनन 2 महीने में आपको बहुत तकलीफ हुई, आपकी आमदनी में बिल्कुल कोई आमदनी आपको नहीं हुई, मगर ये एहतियाती तदाबीर जिसका हुकूमत और तमाम कोरोना के संकट काल में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अस्पतालों का बंटवारा किया है, क्योंकि केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने फैसला किया कि दिल्ली के अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट, उनमें सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। दिल्ली में मौजूद सिर्फ केंद्र के अस्पतालों में दिल्ली से बाहर वालों का इलाज होगा। केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर राजनीतिक हंगामा हो गया कि कोरोना तक, जब तक कोरोना है दिल्ली में, तब तक दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होने चाहिए। कहां तो कोरोना से संघर्ष में हम एक हैं का नारा था, कहां अब दिल्ली में कोरोना पर अस्पतालों तक का बंटवारा हो गया है। दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केजरीवाल सरकार का फैसला है कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। मतलब देश तो देश, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे एनसीआर के रहने वाले लोगों के लिए दिल्ली के अस्पताल बंद हो गए हैं। दिल्ली के सिर्फ सरकारी ही नहीं, बल्कि कुछ विशेष बीमारियों के अस्पतालों को छोड़कर बाकी निजी अस्पतालों पर भी ये फैसला लागू है। सिर्फ दिल्ली में मौजूद वो अस्पताल जिसे केंद्र सरकार चलाती है, वहां सबको इलाज की छूट होगी। मार्च के महीने तक दिल्ली के सारे अस्पताल पूरे देश के लोगों के लिए खुले रहते थे। दिल्ली के लोगों ने कभी अपने देश के लोगों का इलाज करने से मना नहीं किया। किसी भी वक्त हमारे दिल्ली के सारे अस्पतालों में लगभग 60-70% मरीज दिल्ली के बाहर से, देश भर से लोग आए हुए होते थे। हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन इस वक्त दिल्ली खुद बहुत बड़ी समस्या में है। दिल्ली में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके इंतजाम करने के लिए दिल्ली सरकार, आपकी सरकार, बेड्स का इंतजाम कर रही है। चारों तरफ अस्पतालों में बेड्स का इंतजाम कर रही है। ऐसी स्थिति में अगर हमने दिल्ली के अस्पताल पूरे देश के लोगों के लिए खोल दिए, तो दिल्ली के लोगों को जब कोरोना होगा तो वो कहां जाएंगे? अरविंद केजरीवाल ने अपनी कैबिनेट से इस फैसले को जनता की राय का जामा पहना दिया है। दरअसल पिछले हफ्ते लोगों से अस्पतालों में किसका इलाज हो, इस पर दिल्ली सरकार ने राय मांगी थी। केजरीवाल कहते हैं कि जिन्होंने राय भेजी उनमें 90% लोग दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होने के पक्षधर हैं। केजरीवाल सरकार ने एक 5 सदस्यों वाली कमेटी का भी गठन किया था। कमेटी ने शनिवार को दिल्ली सरकार को सौंपी सिफारिश में कहा है कि दिल्ली का स्वास्थ्य ढांचा केवल दिल्ली के निवासियों के लिए इस्तेमाल हो। बाहर वालों के लिए अस्पताल खोले गए तो 3 दिन में बेड भर जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने एक 5 डॉक्टर्स की कमेटी बनाई। बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर दिल्ली में इस वक्त कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और जून के अंत तक दिल्ली को लगभग 15,000 बेड्स की जरूरत होगी। ये कहां से आएंगे? तो इसीलिए उनका ये सुझाव है कि दिल्ली के सारे अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए और दिल्ली के अस्पतालों को पूरे देश के लोगों के लिए फिलहाल नहीं खोलना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि अगर सबके लिए खोल दिया तो 3 दिन के अंदर आज जो 9,000 बेड दिल्ली सरकार ने कोविड के पेशेंट्स के लिए रखे हैं, ये मात्र 3 दिन के अंदर भर जाएंगे। दिल्ली सरकार जून महीने के अंत तक 15,000 बेड का इंतजाम कर रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस का रूप देश की राजधानी में
कैसा हो सकता है। दिल्ली में इलाज के लिए दिल्ली का पता जरूरी हो जाए, दिल्ली और देश ने हाल फिलहाल में कभी ऐसा नहीं सुना था। ऐसे में कोरोना पर अस्पतालों की इस राजनीति पर पड़ोसी राज्यों ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये बहुत छोटी मानसिकता है, यह बहुत विभाजनकारी मानसिकता है, या बहुत दिल्ली और उत्तर प्रदेश और हरियाणा और राजस्थान और एक दूसरे के राज्यों के बीच में विवाद पैदा करने वाला बयान है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयानों से आम आदमी पार्टी को और उस आम आदमी पार्टी की सरकार को बाज आना चाहिए। इसका दुष्प्रभाव पड़ता है समाज के अंदर, और जो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। नहीं, वो अपनों का ही करेंगे और उनको उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। वैसे दिल्ली के जो अस्पताल हैं वो सारे देश की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, और एक समय होता था कि एम्स में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के मरीज आते थे। तो अगर जो हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना रखे हैं, अगर कहीं पर कोई मेडिकल केस खराब होता है तो उनको उसमें भेजा ही जाता है, तो ये उसके लिए कैसे इनकार कर सकते। केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर दिल्ली की राजनीति भी गर्मा गई है। दिल्ली में विपक्ष का आरोप है कि केजरीवाल कोरोना से लड़ने में नाकाम हो गए हैं। वास्तव में दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्हें दिल्ली की जनता के लिए जो कोरोना की समस्या है उससे निपटना चाहिए, और जिस तरह से उन्होंने असंवेदनशीलता जाहिर की है, ये असंवेदनशीलता है कि आप कोई अस्पताल में आए, कोई बाहर का है, अंदर का है, सबका इलाज होना चाहिए। इस तरह की असंवेदनशीलता दिखाकर दिल्ली सरकार मुद्दों को भटकाना चाहती है, और वो पहले भी जो बातें कह रहे हैं कि हमारे पास 30,000 बेड थे और ग्राउंड पर रियलिटी में कुछ और निकला। जिस तरह से उन्होंने जो बेड्स की स्थिति बताई है, जो एक्सपर्ट्स कमेटी है जिसमें कहा गया है कि जून के अंत तक 15,000 बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो सवाल इस बात का है कि 7 अप्रैल की उस प्रेस वार्ता में इन्होंने 30,000 बेड्स को क्लेम किया था कि हमारे पास 30,000 बेड्स उपलब्ध हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार सच सामने है जनता का कि केजरीवाल साहब झूठ बोल रहे हैं। रहा सवाल कि बाहरी मरीजों को इलाज प्रदान नहीं करेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं आखिर बाहरी है कौन? ये केजरीवाल सरकार बताए कि आखिर वो प्रवासी जिन्होंने शहर को चुना, जो आकर के मजदूरी करते थे, जिनके पास अपने गांव की आईडी है, जो निरंतर इस शहर को बनाने में लगे हुए थे, इस आपदा में जो अपने शहर की तरफ निकल गए, कुछ लोग यहाँ बचे हुए हैं, यदि संक्रमित होंगे तो क्या उनका हाल होगा? क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, क्या पूर्वांचल के लोग आप इलाज नहीं देना चाहते हैं? अस्पतालों के नाम पर दिल्ली बनाम बाहरी की लड़ाई अरविंद केजरीवाल ने खेलकर दांव तो बड़ा चला है, लेकिन ये मामला तूल पकड़ सकता है। एक तो अस्पतालों में इलाज के लिए किसी को मना करना खुद में विवादास्पद है, और उस पर दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां की सरकार ऐसा करे तो आर पार होना तय नजर आता है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ, लखनऊ से नीलांशु और अंबाला से कमलप्रीत के साथ आज तक ब्यूरो।